नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी पे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे। ऐसा देखा गया है कि बहुजन बच्चे जब भी एससी, एसटी, ओबीसी जब भी किसी एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में जब वो दाखिला लेते हैं या वो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तब उनके जो नंबर आते हैं उसमें अक्सर हाँ, ये चीज़ देखा गया है कि उनके नंबर कम हो जाते हैं। अभी यूजीसी रेगुलेशन की भी बात चल रही है। पूरा एक पैटर्न देखा गया है देश भर में कि उनके कम हो जाते हैं, तो इस पर हम एक गंभीर चर्चा करेंगे। यूजीसी रेगुलेशन पे अभी क्या चल रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि वो एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों के भलाई के लिए ही बात चल रही है। तो ये कौन लोग हैं? कैसे बहुजन बच्चों के नंबर कम किए जाते हैं? और यूजीसी में क्या चल रहा है? इस पर हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं इस मुद्दे पर, प्रोफ़ेसर विक्रम जी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। उनसे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से डिबेटी आते हैं, वो जो भी डिबेट करते हैं, जो बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो चलिए समय ना गवाते हुए हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं और मैं उनको यहाँ पे स्क्रीन पे ले रहा हूँ। जी, बहुत-बहुत स्वागत है प्रोफ़ेसर विक्रम जी, साइंस जर्नी पे। धन्यवाद सभी को। क्रांतिकारी जय भीम। जी सर। जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका एक पोस्ट हर जगह वायरल चल रहा है, जिसमें आपने कहा है कि काशीरामवाद ब्राह्मणवाद का कब्रगाह है। जी काशीरामवाद ने एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के नए नायकों को जन्म दिया। हर घर में कांशीराम और कांशीरामवाद होना चाहिए ताकि मनुवाद हमेशा-हमेशा के लिए दफ़न हो सके। मैं सबसे जी। पहले इस पर आपसे जानना चाहूँगा कि इस स्टेटमेंट के पीछे कितनी गहराई है? आप क्या बताना चाहते हैं? जी, क्या मैसेज देना चाहते हैं? धन्यवाद। सबसे पहले अगर इसी बात पे चर्चा करें तो कांशीरामवाद से तात्पर्य यह है कि यह पेरियार का मॉडल था। और पेरियार का मॉडल ये था कि हमें एंटी ब्राह्मण मूवमेंट चलाना चाहिए, जैसे कि एंटी ब्राह्मण मूवमेंट दक्षिण भारत में चलाया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2-3 तरह के मॉडल हैं भारत में। भारत के संदर्भ में कांग्रेस की जो नीति रही है वो अ, आपका जगजीवन राम मॉडल की नीति रही है। जगजीवन मॉडल का मतलब ये हुआ कि आपको बस उतना ही दिया जाए रिफॉर्म के लिए, ताकि आप केवल अपनी बात कह सकें, अपना बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट ले सकें, लेकिन आप जाति के आधार पर जो समस्या आती है उस पे बोल ना सकें। यह है जगजीवन राम मॉडल। इसका उदाहरण आपको मैं बता रहा हूँ कि जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, या सॉवरेंटी की बात कर रहे थे, या तमाम तरह के अधिकारों की बात कर रहे थे, तो रिजर्वेशन के मुद्दे पे कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस के लोगों ने जगजीवन राम को आगे कर दिया और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अगेंस्ट खड़ा कर दिए, या नसरुद्दीन पासी को अगेंस्ट खड़ा कर दिया, ताकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपनी इस आइडिया से हार जाएं। और कांग्रेस जो जो ये चाहती थी कि रेडिकल बातें हो ना पाए, और इस वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कई जगह झुकना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस के जो एजेंडा थे वह दलित फेस के रूप में जगजीवन राम थे, और जगजीवन राम के माध्यम से कांग्रेस अपना कार्य कर रही थी। और ओबीसी के फेस में सरदार पटेल थे, तो सरदार पटेल को भी वो आगे कर दिए थे कि जाइए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से बात कीजिए। सरदार पटेल, जगजीवन राम और मसूरुद्दीन पासी, ये तमाम ऐसे लोग जाकर के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो जो आरक्षण है वो गलत है। आपको याद होगा कि जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की, तब भी यही लोग आगे जाकर के ये बात कर रहे थे कि नहीं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करके समाज में जातिगत भेदभाव को फैला रहे हैं। ये बात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने खुद ही लिखा है, कई बार कहा है।
तो सबसे ज्यादा धुर विरोधी अगर कोई रहा है तो जगजीवन राम के माध्यम से खड़ा कर दिया गया और उसके पीछे एससी एसटी ओबीसी को लगा दिया गया ताकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हर मुद्दे को लेकर के परास्त हो जाएं। और आपको पता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये बात कही थी कि संविधान में बहुत सी बातें उनके मन की नहीं हो पाई। तो ये इसी को मैं कहता हूं कि ये जो कांग्रेस ने जगजीवन राम को आगे कर दिया है कि भाई ये जगजीवन राम के माध्यम से चमार वर्ग हो या दलित वर्ग हो एक हो जाए। और इसका देखिए आजादी के बाद से लगातार खमियाजा भुगतना पड़ा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हारना पड़ा। और न केवल इतना कि संविधान सभा में जब आए तो कलकत्ता से मुसलमानों की वजह से वो संविधान सभा में आए, हमको पता है, और हमारे ही लोगों ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हराया। तो मैं इसको कह रहा हूं कि यह मॉडल जो है, यह मॉडल जो है इसको हम जगजीवन राम मॉडल कहते हैं। जगजीवन राम मॉडल में कहीं पे भी आपकी डिग्निटी के साथ सम्मान नहीं है, कहीं पे भी आपकी समस्याओं का निदान नहीं है, कहीं पे भी आप लिबरेशन की बात नहीं कर सकते, यानी मुक्ति की बात नहीं कर सकते, केवल रिफॉर्म की बात कर सकते हैं, अपने अपने सुधार की बात कर सकते हैं, जिसको कि क्या नाम है, ये कांग्रेस के लोगों ने अपनाया या उसके माध्यम से ओबीसी को अपनाया। हम कांसीराम वाद का मॉडल का मतलब ये हुआ कि कांसीराम साहब जब सीधे सीधे शुरुआती दौर में आप सबको याद होगा कि कांसीराम साहब, मैं बचपना में कांसीराम साहब जब बंगाल गए थे या जब गोरखपुर में थे तो मैं अपने आप सुना हूं और काशीनाथ यादव के माध्यम से बात सुना हूं कि उनका कई बार बिरहा मैंने अटेंड किया। तो वो कहते थे कि हमारे पार्टी में अब अपर कास्ट के लोग शुरू में शामिल नहीं होंगे या लीडरशिप उनके हाथ में नहीं होगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कांसीराम साहब साफ साफ कहते थे, आप देखिए कि लीडरशिप इन्हीं के हाथ में रहा। और विवेक सर भी ये बात कहते थे कि लीडरशिप जब देखेंगे बीएसपी की लीडरशिप तो वो हमेशा से दलितों के पास रही। और उस लीडरशिप में एक लिबरेशन की बात थी और उस लिबरेशन में जाति की समाप्ति की बात हो रही थी या जाति के उस रूप में एम्पावरमेंट की बात हो रही थी ताकि हमको अधिकार मिल सके। यह बात आप देखिए कि बीएसपी में जितने भी सेकेंड लाइनर लीडरशिप रहा, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य का रहा हो, चाहे अनुप्रिया पटेल के पिता का रहा हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर का रहा हो। और इस मॉडल ने क्या किया कि सबके अंदर चेतना भरा। क्या चेतना भरा? अधिकार की चेतना, राइट की चेतना कि हमारा अधिकार है। और जब कांसीराम साहब ने बामसेफ की नींव रखी तो लाखों लाख लोगों के अंदर एक अधिकार की बात रखी। अब ये एक ऐसा मॉडल था कि बामसेफ के माध्यम से, देखिए बामसेफ का मतलब ही होता है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉय फेडरेशन। बैकवर्ड जिसमें सारे लोग आ जाएंगे, एससी एसटी ओबीसी, एंड माइनॉरिटी सभी माइनॉरिटी मतलब जितने मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं या बुद्धिस्ट हैं, जैन है, सभी का एम्प्लॉय फेडरेशन। एम्प्लॉय जो रोजगार संबंधी जो सरकारी जॉब में, उनका एक फेडरेशन बनाया। आश्चर्य की बात है कि इसी तरह का फेडरेशन को बिस्मार्क ने इस्तेमाल किया, इसी तरह के फेडरेशन को गैरिबाल्डी ने इस्तेमाल किया, इसी तरह के फेडरेशन को काबूर ने इस्तेमाल किया, इसी तरह के आइडियाज को नेपोलियन बोनापार्ट ने इस्तेमाल किया। और उन लोगों ने राष्ट्रवाद की चेतना फैलाई। और कांसीराम साहब ने अपने यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी के अंदर तमाम तरह के जो हमारे पिछड़े समाज के थे, नेता लोग थे, पिछड़े समाज का जो इतिहास था उसको निकाला। कांसीराम साहब कहते थे कि जब तक हम अपने समाज की वो कौमें कभी शासक जमात नहीं बन सकती जिस कौम को अपना इतिहास पता नहीं होगा। और एक साथ ये भी कहते थे कि जिस कौम को शासक बनने के लिए बैलेट बॉक्स के साथ बुलेट की तैयारी नहीं रखेगा, जिस शासक को अपनी इतिहास की जानकारी नहीं, वो शासक नहीं बन सकता। इस तरह की बात करने वाला भारत में साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बाद कोई नहीं था। जगजीवन राम तो कभी इस तरह की बात नहीं करते थे। और उन्होंने केवल कांग्रेस की नहीं, तो उनके लिए अगर कोई माता था तो इंदिरा गांधी उनकी माता थी या इंदिरा गांधी उनके आदर्श थी
जवाहरलाल नेहरू उनके आदर्श थे, या मोतीलाल नेहरू उनके आदर्श थे, डॉक्टर गांधी उनके आदर्श थे। लेकिन इधर कौन आदर्श थे? हमारा आदर्श सावित्रीबाई फुले माता थी, ज्योतिराव फुले हमारे थे, साहू जी महाराज थे। यह मॉडल कांसीराम मॉडल है। कांसीराम साहब ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तमाम इतिहास के महापुरुषों को झकझोर करके निकाला। नहीं तो ये ओबीसी समाज को क्या पता था? वो तो जानता ही नहीं था, उसको तो भैंस चराना था, गाय चराना था। इससे पहले अर्जक संघ था, लेकिन अर्जक संघ की पहुंच बहुत ज्यादा नहीं थी। बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते, लेकिन अर्जक संघ ने जमीन तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अपना रही थी। महाराष्ट्र में भी आंदोलन चल रहा था, बिहार में भी आंदोलन चल रहा था। लेकिन जब साहब कांसीराम आए तो चेतना लेकर आए, डिग्निटी लेकर आए, संप्रभुता लेकर आए, ये लेकर के आए। और बाम सेव के माध्यम से उन्होंने 85% का जो नारा दिया, जो कभी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी 85% की बात करते थे, पर वो 85% कभी लागू नहीं हो पाया। मैं विवेक सर अक्सर रिसर्च मैथडोलॉजी और मेथड्स की बात करते हैं। तो मैथोलॉजी का मतलब फिलॉसफी ऑफ सब्जेक्ट हो गया, और मेथड्स का मतलब एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे फिलॉसफी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, और उस फिलॉसफी को एप्लीकेशन के रूप में, मेथड्स के रूप में अपनाया था साहब कांसीराम ने। उसको अमली जाना पहनाया साहब कांसीराम ने। और उस अमली जाना की वजह से आप देखिए कि भारत में पहली बार, फर्स्ट टाइम, पेरियार मेला लग रहा था बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में। अब बहुत से उत्तर भारत में आज भी पेरियार नहीं है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि पेरियार से सबसे ज्यादा अगर कोई डरता है तो ब्राह्मण डरता है। उसको लगता है कि पेरियार कितने खतरनाक हैं। हर बात पे मेरे, जब भी मैं कोई मैसेज देता हूं तो पेरियार से लोग डर जाते हैं, और हमको कमेंट करते हैं कि पेरियार अपनी बेटी से विवाह किया, अपने बेटे से भी, तुम भी बेटी से विवाह कर लो। इस तरह की बातें लोग कहते हैं। तो ये मॉडल कौन लेकर आया? कांसीराम साहब मॉडल लेकर आए, जिसमें उन्होंने एप्लीकेशन किया और अप्लाइड किया, और सीधे सीधे कहा कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो चमचा लोग हैं। क्यों चमचा लोग हैं? क्योंकि कांग्रेस के लोग थोड़ा सा आपको लाभ दे देते हैं और उसमें हम बहक जाते हैं। यह बात साहब कांसीराम ने साफ साफ खुलकर कही कि थोड़ा से हमारा समाज बिकने वाला समाज है, हम वंचित तबका के हैं कि हम बहक जाते हैं। तो जरा सोचिए, पेरियार मॉडल को कांसीराम साहब ने लागू किया। और शुरू में उसके बाद क्या कहा? साहू जी महाराज। साहू जी महाराज पटेल समाज से थे, कुर्मी समाज से थे। किसी को नहीं पता था भारत में कि साहू जी महाराज कौन हैं। हम लोगों को भी नहीं पता था कि साहू जी महाराज कौन हैं। मैंने पिछले किसी साइंस जर्नी में ये बताया था कि हमारा एक साथी है, यादव समाज से हैं, और जब कानपुर का नाम साहू जी महाराज रखा गया तो वो कहते थे ये साहू जी महाराज कौन आदमी आ गया भाई, साहू जी महाराज ये कौन है? तो उन्हें सर्च किया तो पता चला कि ये महाराष्ट्र का है। तो वो गाली देने लगे, कमाल है, पागलपन है, महाराष्ट्र का व्यक्ति के नाम पे कानपुर एरिया का नाम साहू जी महाराज रखा गया। कितना विचित्र बात है, कितना बड़ा नाम है। अब जब वो व्यक्ति आज के डेट में, आज से 10 साल पहले वो गाली देता था, आज 10 साल बाद वो जय भीम बोलता है, कि हमको नहीं पता था कि कितना बड़ा परिवर्तन साहू जी महाराज ने किया था। पहली बार आरक्षण के जनक को हम श्रेय देते हैं साहू जी महाराज को। आप बताइए, मैं इतिहास का प्रोफेसर हूँ। मैं खुद भी आश्चर्यजनक घटना है कि इतिहास के प्रोफेसर होने के नाते मैं जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया हूँ, कोई मामूली बात नहीं है। शिमला एडवांस स्टडी में एक फेलो रह चुका हूँ, और मैंने टॉप क्लास की किताबों का अध्ययन किया है। जैसे मसलन की बिपिन चंद्रा की किताब को पढ़ा, जो एक तरह से रामायण महाभारत है, यूपीएससी के लोगों को पढ़ने के लिए धार्मिक ग्रंथ के रूप में उसको पढ़ाया जाता था। उसी में बिपिन चंद्रा का जो किताब है, जिसमें महाजन ने लिखा है, के एम पनिकर साहब ने लिखा है, आदित्य मुखर्जी ने किताब लिखी है, आदित्य मुखर्जी के साथ मृदुला मुखर्जी मैडम ने, ये सब हमारे टीचर हुआ करते थे, और इन्होंने बारीकी से लिखा। आश्चर्य की बात है सर कि उस किताब में डॉक्टर अम्बेडकर का भी नाम नहीं है,
उस किताब में साहू जी महाराज की भी नाम नहीं है, ज्योतिराव फुले साहब का थोड़ा बहुत नाम है, बाकी नाम गायब है। यह बात हम तब भी मूर्खता की तरह लेते थे कि आखिर हम ये सोचते थे कि हमारी हिस्ट्री की हिस्ट्री होती ही नहीं है, वही हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है जो जेएनयू के प्रोफेसर पढ़ाते हैं। हम तब जेएनयू के महान समझते थे, और जेएनयू के प्रोफेसर हमको केवल जेएनयू की हिस्ट्री नहीं पढ़ाते थे, बल्कि वो ऑक्सफोर्ड की, कैम्ब्रिज की, बड़े ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, रॉटलेज के इतिहासकारों का नाम पढ़ाते थे। राष्ट्रवादी इतिहासकार, आप कह सकते हैं उपनिवेशवादी इतिहासकार, ऐसे इतिहासकार जिसको हम मेनलैंड हिस्टोरियन कहते हैं। अब इन इतिहासकारों ने कभी भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम बड़े रूप में नहीं रखा, हमेशा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी या इस तरह के इतिहासकारों का नाम रखा। अब जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना और जब आसाम में प्रोफेसर बना, हमें पहली बार जब मैं दलित हिस्टोरियोग्राफी की बात करने लगा, तो मुझे झटका लगा कि भाई हमारी हिस्ट्री कहाँ है, मार्जिनल हिस्ट्री कहाँ है। जब मैं बाम सेफ, विवेक सर बोलते थे बाम सेफ का कैडर लो, बाम सेफ का कैडर लो। तो जब मैं बाम से यहाँ इलाहाबाद में, जब बाम, चूंकि मैं प्रोफेसर था तो मैंने कैडर विवेक सर का ही लिया था या थोड़ा बहुत लिया था। बामन मेश्राम साहब जब जेएनयू आते थे तो उनका मैं सुनता था। तो बामन मेश्राम जब ये कहते थे कि भारत का इतिहास इतिहास नहीं बल्कि आर्य समाजों का इतिहास है, ये हमारे माने गुलामों का इतिहास है, या ये कहे कि अपर कास्ट का इतिहास है। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था जेएनयू में। मैं ये सोचता था कि ये क्या हमको बता रहे हैं, क्योंकि हमारे कभी हमने हमने अपना इतिहासकार तो गढ़ा नहीं, हमारे पास अपना इतिहासकार तो उस रूप में एस्टेब्लिश हुए नहीं। एस्टेब्लिश क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारे इतिहासकारों की किताब ऑक्सफोर्ड से आई नहीं, कैम्ब्रिज से आई नहीं। हमारे इतिहासकारों को कभी मेनलैंड इतिहासकारों में समझा ही नहीं गया। तो हम हमारे बच्चे, हमारे जैसे छात्र जो बहुत एक्टिव था, वो भी ये बात नहीं समझ पाया। तो हमको लगता था कि ये लोग बकवास कर रहे हैं। एक बार प्रोफेसर कंचा लैया सर आए, और कंचा लैया सर गुप्ता पीरियड के बारे में बात कर रहे थे। तो कैसे उन्होंने उसको खारिज कर दिया कि गुप्ता पीरियड का मतलब सेक्रेट आइडियाज। तो जब उन्होंने बताया तो तब भी बड़ा अजीब लग रहा था कि क्यों ये गुप्ता कोई कास्ट नहीं था। वो बोल रहे थे कि गुप्ता एज ए सेक्रेट आइडियाज को इन्होंने कैसे छुपाया। तो हमारे कई दोस्त थे, वो बोले क्या बकवास बातें की जा रही है, क्या ये पागलपन है, क्या ये पागल आदमी है। ऐसे लोग करके टर्मिनेट कर देते थे कांचा लैया जैसे इतिहासकार को। कांचा लैया से ही मैंने सीखा वाई ऑफ नॉट ए हिंदू, एक किताब उनकी तब बहुत जेएनयू में आई थी। हुँ। तो उस वक्त हम नहीं जानते थे। तो ये जो बामसेफ ने हमको चेतना में डाला, या बामसेफ ने तमाम हजारों लोगों, लाखों लोगों को बामसेफ ने जो आइडिया दिया, ये आइडिया कौन दिया? कांसीराम मॉडल ने दिया। कांसीराम साहब का ये मॉडल आया, और तब जाकर के एससी एसटी ओबीसी के लोग इकट्ठा हुए। आज देखिए, जय भीम कहने से हम शर्माते थे पहले। मुझे याद है अच्छी तरह से कि जय भीम लिखना नहीं चाहते थे, दीवालों पे लोग लिखने नहीं देते थे। जय भीम कहते थे तो लोग मारते थे। आज जय भीम कौन नहीं कह रहा है? क्या कांग्रेस की सरकार नहीं कर रही है, कि बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है, कि सपा की सरकार नहीं कर रही है, कि आम आदमी का जय भीम नहीं कह रहा है? तो ये कौन लेकर आया? जय भीम कहने की ताकत किसके थी? ये केवल एक आदमी की थी, केवल केवल और केवल एक आदमी की थी। वह कांसीराम साहब थे। वो कांसीराम साहब ने जय भीम जय भारत बोला। उन्होंने भारत का भी सम्मान किया, जय भीम का भी सम्मान किया। हम हमेशा मंच पे जाते हैं तो ये नहीं कहते जय भीम जय हिंद, नहीं, जय भीम जय भारत कहते हैं। सब लोग ये कहते हैं कि जय भीम पहले, जय भीम और जय जय भारत बाद में। इस तरह से बात कांसीराम साहब लेकर आए, DS4 लेकर आए, ये जो आइडिया लेकर आए। और एक जो बड़ी बात जो आइडिया था, देखिए, हर तरह के शोषण का विरोध करने का नाम कांसीरामवाद है। हर तरह के शोषण का विरोध करने का नाम कांसीरामवाद है। साहब ने चकबंदी की बात की। जब पेरिया जब जब बीएसपी की सरकार थी तो मुझे अच्छे से पता चला कि चकबंदी के काम हुए। अब बहुत से लोग यहाँ जानते नहीं होंगे कि चकबंदी क्या है। मैं भी नहीं जानता था कि चकबंदी क्या है।
तो चकबंदी का मतलब ये था कि कैसे अपर कास्ट के लोग जमीनों का चली तरीके से अपने अंदर उसको माने कुछ कम पैसा देकर लेखपाल को, एसडीएम को कर करके राजस्व में हेर फेर करते थे। और 40-40 साल बाद, 50 साल बाद चकबंदी होता था। क्यों? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते थे कि जितने एससी एसटी की लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है, और वो अपर कास्ट की जमीन से काट करके इनको जमीन दी जाएगी, जिसको हम आबादी कहते हैं। और आबादी का मतलब होता है कि जिसमें एससी एसटी ओबीसी के लोग उसमें अपना घर बना सके, सड़क निकाल सके, हॉस्पिटल बना सके, ये सब था। आज भी गांव में चमरौटी में सड़क नहीं है। आज भी जो एससी एसटी ओबीसी पिछड़े के समाज के जो लोग हैं उनके गांव में सड़क नहीं है। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते कि चकबंदी होना चाहिए। और चक 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 का मतलब खेत, मेड़बंदी होना चाहिए, और ये नियम है। लेकिन सर आज भी 40-40, 50-50 साल हो जाता, चकबंदी नहीं होने देते। इसलिए नहीं होने देते कि ताकि उनकी जमीन कटौती न हो, और ये वन लगा देते हैं, पेड़ पौधा लगा देते हैं ताकि इनका खेत जो चकआउट हो जाए। हमारे गांव में लोगों ने लगाया तो हम ये सोचते थे कि पता नहीं क्यों लगाया है, कि हम पर्यावरण को देखकर लगाते थे, लेकिन ये बात नहीं थी। तो कांसीराम मॉडल ये था कि ये एक चीज और, कांसीराम मॉडल का दूसरा मतलब कि हर व्यक्ति अपने आइडिया को लेकर के संप्रभु हो जाए, सॉवरेन हो जाए। जैसे एक राष्ट्र सॉवरेन होता है, एक राष्ट्र संप्रभु होता है। सॉवरेंटी का मतलब हुआ कि किसी राष्ट्र के ऊपर कोई भी राष्ट्र अटैक नहीं कर सकता है, चाहे छोटा राष्ट्र हो चाहे बड़ा राष्ट्र हो, ये संप्रभुता है। और इस बात को पूरी दुनिया ने अपनाया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, संविधान के अपनाया। लेकिन दूसरी बात, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ कांसीराम साहब कहते थे कि हर व्यक्ति का अपना संप्रभुता होने, यानी मैं अपने ऊपर मैं क्या सोच सकता हूं, मैं क्या समझ सकता हूं, इस पर कोई थोपा नहीं जा सकता। मैं स्वतंत्र हूं अपने मैरिज के लिए, मैं स्वतंत्र हूं अपनी पढ़ाई के लिए, मैं स्वतंत्र हूं डिग्निटी के साथ जिंदा रहने के लिए, मैं स्वतंत्र हूं अपने आइडियाज के लिए। ये इसको कहते हैं संप्रभुता। तो इंडिविजुअल संप्रभुता को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कांसीराम साहब लेकर आए, और एससी एसटी ओबीसी को जुबान दिया, और आवाज दी। इसको मैं कांसीराम साहब का मॉडल कहता हूं। और इस मॉडल ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से हट करके, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जमीन पे उतना सक्सेसफुल नहीं रहे जितना सक्सेसफुल कांसीराम साहब थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फिलोसफर थे। उस फिलोसफी को इम्प्लीमेंट करने के तरीके के नाम को कांसीरामवाद मॉडल कहते हैं, चाहे वो बामसेफ हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे ये हो। और कांसीराम साहब कहते, देखिए अपर कास्ट खासकर ब्राह्मण कभी भी उसमें जगह नहीं बना पाया। आज क्या है, बीएसपी में, अब बीएसपी नहीं, जहां जहां ब्राह्मण जाता है उस पार्टी का वो सत्यानाश कर देता है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो, चाहे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी हो, और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, वहां का कमांड भी, आरएसएस का कमांड ब्राह्मणों के हाथ में है। और ब्राह्मणवाद पूरा हावी है। हिंदू राष्ट्र की बात कौन कर रहा है? हिंदू राष्ट्र की बात क्या क्षत्रिय कह रहा है? क्या ओबीसी कह रहा है? ब्राह्मण कह रहा है। कथावाचक कौन है? क्या वो क्षत्रिय है, ओबीसी है? ज्यादातर ब्राह्मण समाज के लोग हैं कथावाचक। मनुस्मृति की बात कौन कर रहा है? ब्राह्मण, क्या क्या दलित कर रहा है? क्या ओबीसी कह रहा है? ये ब्राह्मण कह रहा है मनुस्मृति लागू हुआ। गाय हमारी राष्ट्र माता है, राष्ट्र माता होगी, कौन कह रहा है? ये कि कोई क्षत्रिय कह रहा है, यादव कह रहा है, कौन कह रहा है? ये ब्राह्मण कह रहा है, ब्राह्मण प्रोपोगेट कर रहा है। और यूजीसी रेगुलेशन के मुद्दे पे सबसे ज्यादा विरोध कौन कर रहा है? ब्राह्मण कर रहा है। कथावाचक जो जो ओबीसी के लोग बनना चाहते थे उसका विरोध कौन कर रहा है? ब्राह्मण कर रहा है। इसका ताजा एग्जाम्पल आप देखिए, इटावा का है कि इटावा में ब्राह्मण की औरत पेशाब छिड़क दी यादव के मुंह पे, और यादव लोग कुछ नहीं कर पाए। यादव लोग गाल बजाते रह गए, और अखिलेश यादव भी गाल बजाते रह गए। क्या चूंकि ब्राह्मणों का इतना वर्चस्व है समाजवादी पार्टी में कि वो ब्राह्मणवाद का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। और नहीं तो ब्राह्मणवाद को मजबूत करने के लिए केदारेश्वर मंदिर बनाना शुरू कर दिए इटावा में। आप बताइए। तो ये जो ब्राह्मणवाद है, आप देखिए ब्राह्मण कितना हावी है।
3-3.5% ब्राह्मण इतना हावी है कि ब्राह्मण के बगैर कुछ चल नहीं सकता। तो उसका उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। पेशाब पिलाने वाला कौन है? लखनऊ में जो पासी समाज को पेशाब पिलाया, कौन पिलाया? ब्राह्मण ने पिलाया। आदिवासी के मुंह पे पेशाब कौन किया? ब्राह्मण ने किया। कौन कह रहा है कि बी.एन. राव इस देश के संविधान निर्माता है? क्या कोई क्षत्रिय कह रहा है? क्या कोई यादव कह रहा है? क्या कोई वैश्य कह रहा है? ब्राह्मण कह रहा है। मिश्रा कह रहा है कि बी.एन. राव इस देश के संविधान निर्माता है। कौन आदमी दिमाग में डाल रहा है? जातिवाद को बनाने वाला कौन है? क्या जातिवाद को बनाने वाला क्षत्रिय है? जातिवाद को बनाने वाला वैश्य है? जातिवाद को बनाने वाला ओबीसी है? जातिवाद को बनाने वाला शूद्र है? ब्राह्मण है? तो ब्राह्मण क्यों नहीं अपनी गलती को मानता है कि हमने बनाया है, कि ये गलती? तो ये पेरियार मॉडल यही है और यही कांशीरामवाद मॉडल है। शुरू में इनको इनको जगह नहीं मिली। आप ये देखिए, जितने तरह के अंधविश्वास भारत में है, जितने तरह के अंधविश्वास भारत में, उसका सबसे ज्यादा ओरिजिनेटर, उत्पत्ति कारक कौन है? ये ब्राह्मण समाज के लोग हैं। तो ब्राह्मण समाज के लोग, उन्हीं को ज्यादा तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि वो उनको कास्ट सिस्टम से, वर्ण व्यवस्था से इनडायरेक्टली बहुत बेनिफिट है। इसलिए वो इस बात को मानते हैं कि हमें क्या नाम है, जातिवाद को बनाए रखना है। अभी देखिए, वो बोलते नहीं है, वो क्षत्रिय को आगे करके प्रभु रामचंद्र के बारे में कह कह करके राम मंदिर बनवा रहे हैं, तमाम मंदिर बनवा रहे हैं। कृष्ण भगवान हमारे वंशज हैं, तो कृष्ण को दे दिए, और यादवों को, यादव कृष्ण के नाम पे पूरी दुनिया में, पूरे भारत में अपने आप को कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं। इनडायरेक्टली अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, कह रहे हम ब्राह्मण हैं लेकिन हम सबसे पहले हिंदू हैं। कह रहे हम ब्राह्मण हैं, सबसे पहले हम ब्राह्मण हैं लेकिन सबसे पहले हिंदू हैं। हम क्षत्रिय हैं लेकिन सबसे पहले हिंदू हैं। हम यादव हैं लेकिन सबसे पहले हिंदू हैं। अरे भाई, तुम ऐसा बातें क्यों कर रहे हो? वो जानते हैं कि अब हिंदू के नाम पे बचते हैं। हिंदू धर्म ऐसा ऐसा है ही नहीं। हिंदू धर्म कुछ होता ही नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म की जगह ब्राह्मण धर्म है। ये सारी बातें हम जानते हैं, ये सारी बातें समझते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांशीराम मॉडल ये था कि हमको उस मॉडल से, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से निकलने का नाम है इसका। इसको बाद में डाइल्यूट कर दिया गया, और जब डाइल्यूट कर दिया जाता है तो जिस जिस पार्टी में ब्राह्मण होता है उस पार्टी का सत्यानाश ही होता है। उस पार्टी में जाति के विनाश को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं कहता हूं कि एक लिबरेशन और एक एक रिफॉर्म, तो हम रिफॉर्म के रास्ते पे चलते हैं, लिबरेशन के रास्ते पे नहीं चलते हैं। एक बात और कहना चाहता हूं, पेरियार मॉडल का मतलब ये नहीं था कि उसमें ब्राह्मण नहीं थे। जयललिता ब्राह्मण थी और चीफ मिनिस्टर थी, लेकिन जयललिता को ब्राह्मणवाद छोड़ना पड़ा। जब देहांत हुआ तो कफन में गई, उनका देहांत हुआ तो कब्र में गई। वो उनको जलाया नहीं गया, और बकायदा प्यार करके गई। और उन्होंने बकायदा उस व्यक्ति को प्यार भी किया, और शादी नहीं किया, रही गई। तो ये था। तो ब्राह्मण, जो जो ब्राह्मण अपने आप को ये कहता है कि विक्रम ब्राह्मणों को गाली देता है, पहले मेरी बात तो समझे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि मैं ब्राह्मणों को गाली दे रहा हूं या कास्ट सिस्टम को गाली दे रहा हूं। और जिस ब्राह्मण को मेरी बातों से तकलीफ होती है कि विक्रम सीधे सीधे बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, प्रोफेसर होकर के बोल रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप मुझे, मेरी बातों को समझें, पेरियार मॉडल को समझे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि पेरियार मॉडल क्या है। और यही यही से मैं यूजीसी वाली बात भी शुरू, एक चीज और बोलना चाहता हूं कि ब्राह्मणों ने ही बौद्ध धर्म को समाप्त करने की कोशिश की। ये बौद्ध भिक्षु बन करके बुद्धिज्म में गए और उसको सत्यानाश कर दिए। तो जहां जहां ये जाते हैं वो सत्यानाश करते हैं। किसी अंग्रेज ने कहा था कि मैं न्याय चरित्र नहीं होता है, तो न्याय चरित्र बिल्कुल नहीं हुँ। होता है। तो ये सर कांशीराम मॉडल है। कांशीराम मॉडल का मतलब ब्राह्मणवाद का कब्रगाह है, और ये समाप्ति का है, अगर मैं इस तरह से समझूं तो। ये है सर जी। कांशीरामवाद। जी। जी, जी। आगे मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी ऐसा देखा गया है कि बहुजन समाज के जो बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, इनके मार्क्स अक्सर यहाँ ब्राह्मणिज़्म से कम आते हैं। ऐसा क्यों होता है? उनके नंबर क्या काट दिए जाते हैं या बहुजन बच्चों में टैलेंट ही नहीं है?
जी। नहीं, नहीं, नहीं। अ, बहुजन बच्चे में टैलेंट है। मैं कई जगहों पे पढ़ाया, इनके मार्क्स जानबूझ के काट दिए जाते हैं। जानबूझ के इसलिए काट दिए जाते हैं ताकि ये तब तक हमको पसंद करते हैं जब तक हम इनके कंपटीशन में नहीं आ जाते। जब तक हम इनके कंपटीशन में नहीं आते तब तक हमको ये कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप इसको करते रहो, देखते रहो, समझते रहो। जैसे मैं टॉप करता हूँ या मेरिट में आता हूँ तभी हमारे नंबर काटना शुरू कर देते हैं। और जो कमजोर बच्चा होता है, जो कमजोर ब्राह्मण के बच्चे, जो अपर कास्ट के बच्चे थे, उनको ये नंबर इसी पे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं यह बात क्यों कह रहा हूँ, बहुत लिव्ड एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ कि जब मैं छोटा था तब भी हमको नहीं पता चलता था कि हमारे साथ ये जातिगत भेदभाव होता है कि नहीं होता है। लेकिन मैंने अनुभव किया, 2 3 4 अनुभव किए कि हमारे नंबर भी काटे जाते थे। मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी का छात्र था। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एक कंपटीशन था। कई जगह कंपटीशन होता है। एक कंपटीशंस में महिला आरक्षण को लेकर भी था और एक वाद विवाद प्रतियोगिता था। मैं उस प्रतियोगिता में जाता था, भाषण देता था और कई बार कोशिश करता था कि मेरा स्थान बने, और बनता भी था। लेकिन कई बार मैं हमेशा थर्ड ही आया भाषण में, तो तीसरा स्थान प्राप्त करता था। और एक बार तो मुझे कोई प्राइज नहीं दी गई। मैं जाकर के अपनी शिकायत जिन लोगों ने, जो कोऑर्डिनेटर थे, उनसे जाकर के बोला कि सर, मैंने अच्छा बोला, मुझे लगा कि अच्छा बोला और मैं ठीक प्रेजेंट किया था, लेकिन सर मुझे अवार्ड नहीं मिला। क्या मेरे अंदर कमी थी? तो उस टीचर ने कमी नहीं बताई, बोले कि तुम बहुत अच्छे थे, लेकिन जिसको अवार्ड दिया गया वो किसी टीचर की लड़की थी और अपर कास्ट की लड़की थी, हम क्या करते। यह बात किसने कहा? गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर टीचर ने हमसे ये बात कही वहां पे। तो अब वहां पे हमारा तो कोई देखने वाला नहीं था, इस तरह की बात नहीं थी। हुँ, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में कई जगहों पे जब मैं बहुत अच्छा लिखता पढ़ता था तब भी नंबर कम आए। क्यों आए? ऐसा क्या वजह थी कि हम कुछ बोल नहीं पा रहे थे, हम कुछ नहीं कर पा रहे थे? इसलिए इसकी खास वजह यही थी कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जाति के आधार पर नंबर दिए जाते थे। और ये अनुभव लिव्ड एक्सपीरियंस था, और केवल मेरा नहीं था, हमारे सभी साथियों का ये था कि गोरखपुर यूनिवर्सिटीज में और तमाम, मैं जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में मैंने आपके साथ शेयर किया होगा कि जेएनयू में कोई हमारी एक मैडम थी, विजयनगर एम्पायर पढ़ा रही थी। तो विजयनगर एम्पायर पढ़ा रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि विजयनगर एम्पायर में कास्ट सिस्टम था कि नहीं मैडम? तो उन्होंने कहा, तुम जब हमेशा कास्ट सिस्टम की ही बात क्यों करते हो, इकोनॉमिक्स नहीं था क्या? तो अब बताइए, उनका उनका आइडियाज इकोनॉमिक्स का था। तो इकोनॉमिक्स भी अगर हम बात करें तो अग्रहारा विलेज हुआ करता था, वहां सामंतवादी व्यवस्था हुआ करती थी। और बर्टन स्टाइन नामक इतिहासकार ने उसको सेगमेंटरी स्टेट कहा। और सेगमेंटरी स्टेट क्यों कहा? कि जहाँ पे ये जो सामंत थे, तो सामंत कौन थे? ज्यादातर ब्राह्मण थे। और ये इन ब्राह्मणों को जो भूमि थी, धार्मिक भूमि थी, या हिस्ट्री में मुगल काल में एक भूमि का नाम लिया गया है, मदते मासा ग्रांट। तो इनको ग्रांट मिल जाता, ब्राह्मण होने के नाते इनको ग्रांट मिल रहा है, ब्राह्मण होने के नाते कई सौ बीघा खेती मिल जा रही है। मंदिर के पुजारी होने के नाते आपको खेती मिलती है। कौन सा मेहनत इन्होंने कर लिया था? कौन सा मेहनत के बल पे इन्होंने जमीन अपनाई थी? तो ये जो था, ये जेएनयू में भी दिखाई पड़ा। जब मैंने मैडम से कहा तो नाराज हो गई। हमारी एक और मैडम थी, प्रोफेसर कुमकुम रॉय, उनसे भी जब मैंने ये बात कही तब भी उन्होंने हमसे कहा कि तुम्हारे दिमाग में हमेशा ये बात क्यों आती है? प्रोफेसर बिपिन चंद्रा पढ़ा रहे थे। तो बातचीत होते हुए, बातचीत करते करते उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पे एक मुद्दा आया। तो मैंने कहा, क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कभी चमरिस्तान की मांग किया था? तो नाराज हो गए, हम नहीं जानते चमरिस्तान क्या होता है। मैंने कहा, सर मैंने कई बिरहा में सुना कि ऐसी इस तरह की बात होती थी, तो हमको नहीं पता। डांट दिए हमको, और डांटते कह दे कि हमको खाली इतना पता कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात किया था। अब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात एमए की क्लास में उस वक्त तो कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि जितने टैलेंटेड बच्चे थे नहीं जानते थे। तो जातिवाद इस रूप में होता था। और जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आया तो बहुत से बच्चों ने हमसे कहना शुरू किया कि सर, मेरा नंबर कम हो गया, मैं रेगुलर आता हूँ,
हमें नंबर नहीं मिलता। ये बच्चे आके रोते थे, पीएचडी में बहुत से बच्चे रोते थे, पीएचडी में बहुत से, यहाँ तक कि बहुत सी लड़कियां, चाहे जेएनयू की हो, चाहे इलाहाबाद की, चाहे कहीं की, बहुत सी लड़कियां ये भी क्लेम करती थी कि मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता था कास्ट के नाम पे। तो मैं उनसे कहता था कि ये क्यों नहीं होता। तो इसी मुद्दे को लेकर के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब मैंने ये बात कही न्यूज को कि जाति के आधार पर नंबर दिए जाते हैं बच्चों के हवाले से, तो यूनिवर्सिटी हमसे नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि तुम ये बात कैसे, देखिए मैंने ये बात ये मसला मैंने मेरे पास ये फाइल है, अगर आप ये फाइल, 3 फाइल इस तरह की पड़ी है, ये ये हुँ, फाइल है। हुँ। और ये पूरी फाइल इस तरह से है, देखिए ये पूरी फाइल अगर दिखाई पड़ रही है, ये 3 फाइल इस तरह से मैंने बना रखा है। और ये इस फाइल में देखिए ये बात मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि ये ये देखिए यहाँ पे लिखा है 15 दिसंबर 2021 को 26 महीने बाद इलाहाबाद के असिस्टेंट प्रोफेसर से जवाब तलब मांगा गया। मैंने क्या लिखा है, देखिए दैनिक जागरण ने लिखा है कि अपने विवादित बयानों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहने वाले इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम हरिजन की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव, निर्देश पे रजिस्ट्रार प्रोफेसर एनके शुक्ला ने 26 माह पुराने मामले में नोटिस भेजकर डॉक्टर विक्रम से जवाब तलब किया। नोटिस में यह स्पष्ट कि यदि 3 दिन के भीतर जवाब नहीं मिला तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर विक्रम ने 21 अक्टूबर 2019 को प्रयागराज में एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में विश्वविद्यालय प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया था। उन्होंने विश्वविद्यालय के शिक्षकों छात्रों पर जातिवादी होने और जाति के आधार पर छात्रों को अंक देने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। डॉक्टर विक्रम ने कहा था कि विश्वविद्यालय में छात्र और शिक्षक जाति के आधार पर बंटे हैं। शोध छात्रों को बंधुआ मजदूर की तरह रखा जाता है। शोध छात्र अपने शोध निदेशक के अलावा किसी दूसरे शिक्षक से भी नहीं मिल पाते। आरोप लगाया जाता है कि विश्वविद्यालय के हर विभाग में सीनियर जूनियर शिक्षकों में आपसी खींचतान लड़ाई चलती रहती है। इस शोध का स्तर भी गिरा है। इस तरह की बातों पे उन्होंने तत्कालीन कुलपति से ऐसे तमाम मामलों को सुलझाने, इसके समाधान की मांग उठाई थी। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से उत्तर भारत में खास तौर से पूर्वांचल के विश्वविद्यालयों में जातिवाद की समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की थी। इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इलाहाबाद प्रशासन से जवाब तलब कर लिया। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आया और साक्ष्य के साथ डॉक्टर विक्रम को नोटिस जारी कर तलब कर लिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीआरओ डॉक्टर जया कपूर का कहना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में एक छात्र की शिकायत की रसद की गई। शिकायत के संदर्भ में आयोग ने विश्वविद्यालय से जानकारी मांगी। डॉक्टर विक्रम से इसी संदर्भ में जवाब मांगा गया। ये 15 दिसंबर 2021 का न्यूज है। इसी तरह से हिंदुस्तान में 15 दिसंबर 2021 के इसी तरह से नोटिस दिया गया। इसके बाद ये अमर उजाला में निकला। फिर 16 दिसंबर पे मेरे बयान पे दोबारा से अमर उजाला में कई जातिगत आधार पर नंबर दे 16 दिसंबर 2021 को। इसके बाद 23 दिसंबर 2021 को नोटिस भेजकर प्रमाण मांगने पर आयोग पहुंचे डॉक्टर विक्रम। मैं अनुसूचित जाति आयोग में चला गया। 26 महीने मामले में नोटिस भेजकर प्रमाण मांगने पे, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो छात्र थे डरे हुए थे। वो कह रहे थे कि हम कैसे इस तरह की बात कहें। उसके बाद ये देखिए पूरा मैंने ये लिखा हुआ है, ये पूरा रिपोर्ट है। अगर रिपोर्ट को साफ दिखाई पड़ रहा हो, ये रिपोर्ट साफ हुँ, साफ हुँ। दिखाई पड़ रहा है कि मैंने ये बनाया जी। है। इसके बाद बच्चों ने तमाम सामाजिक संगठन देखिए, बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया और बयान को लेकर के तमाम राज्यपाल के पास बढ़ी। ये कहा गया कि विक्रम को सस्पेंड होंगे। मैंने इस पे समर्थन पे सामूहिक उपवास करवाया गया। फिर इस मामले में साक्ष्य मांगे गए कि साक्ष्य आप दीजिए, बच्चे नहीं दे रहे थे। इस तरह से तमाम इस फाइल में पूरा भरा पड़ा है। ये कि पूरा मुद्दा इसी विषय पे है। और आप ये देखिए
दैनिक जागरण हमारा कितना मजाक उड़ाया है, इनको हरी नहीं राइट कलर विंग का है ना चाहिए। ये? हाँ ये राइट विंग का है ये। हाँ दैनिक हाँ, राइट जागरण जो विंग। है ना, राइट विंग है ये। हाँ मैं देखिए पढ़ कर सुना रहा हूँ, ये इन्होंने जी। सारे अखबार इन्होंने क्या लिखा है। गुरुजी इतिहास विभाग से वास्ता रखते हैं, तो भला नया इतिहास गढ़ने से कैसे चूक जाएं। चलेंगे बाइक से और गनर साथ रखने की ख्वाहिश भी है, कि तब मेरे पास कार नहीं थी, बाइक से चलता था। अब ऐसे होगी भी क्यों ना, कारनामे भी ऐसे ही करते रहते हैं। लोग मैं को खत्म कर हरि की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे कितना कटाक्ष किया है। लोग मैं को खत्म कर हरि की बात करते हैं। गुरुजी गुरुजी तो बस हरि नाही की बात करते हैं, फिर हरि वाले दूरसंचार बाणी सुनाते हैं। बस यही से मन व्यतीत व्याकुल हो जाता है, फिर हरि के होने के एहसास भी होता है। यहाँ पे हरि के होने के एहसास होता है कि हम चमार हैं, इसलिए इस होने का भी एहसास होता है। माने श्लेष अलंकार के माध्यम से इन्होंने हम पे कहा। पर गुरुजी सार्वजनिक रूप से यह नहीं मानने को तैयार कि हरि हैं, लेकिन गुरुजी हम्म, पब्लिक प्लेस पे ये भी नहीं कहते कि वो जाति के चमार हैं। देखिए लिखा है, अकेले में जरूर हरी हरी बुदबुदा लेते हैं। अभी तो मैडम में हरी देखने की कोशिश करें। यही वजह है कि खुली बैठक में मैडम हरी हरी नोट का रोना रोया, पर मैडम ने पलट दिया। उन्होंने भी हरी हरी जपने की नसीहत दे डाली। तो अब अगर अगर आप इस तरह से बात करते हैं, जब बच्चे ये कह रहे हैं कि जाति के आधार पर नंबर दिया जाता है, जाति के आधार पर भेदभाव होता है, तो यह बात मैंने मैंने यह बात कही कि इसकी कमिटी बनाई जाए। अगर अगर मैं गलत हूं तो कमिटी बनाई जाए। ये कमिटी मैंने इस आधार पे कही थी, कमीशन को लेटर लिखा कि यह कमिटी आप उस आधार पे बनाइए कि जो आपके इसके थ्रोट कमिटी उस आधार पे बनाइए। इसके थ्रोट आधार कमिटी बनाइए और कमिटी तय करे कि जाति के आधार पर नंबर दिया जाता है कि नहीं। तो ये कमिटी इसके थ्रोट कमिटी ने 2012 में बनी और पूरा एम्स हॉस्पिटल में लागू हुआ। तो ये अभी तक जब मैंने इतनी बात उठाई तो कमीशन ने 2 बार लेटर दिया, यूनिवर्सिटी ने लेटर दिया, मैटर यहीं पे सॉर्ट आउट हो गया। और लगातार ये मैटर उसके बाद मैटर शांत हो गया। अब जब यूजीसी ने मैं ये बात जब चिल्ला के कहता था कि जाति के आधार पर नंबर दिया जाते हैं, इसके थ्रोट कमेटी कहती थी, बालचंद मुंगेकर कमेटी कहती, तो यूनिवर्सिटी कभी नहीं मानी कि कोई यूनिवर्सिटी नहीं मानी। खाली इलाहाबाद की बात, पूरी जेएनयू, डामिया या तमाम यूनिवर्सिटी। और ऐसा यूनिवर्सिटी मतलब ऐसा बना रखा जैसा लगता है कि कितना पवित्र स्थान है। यूनिवर्सिटी में कोई गलत होता ही नहीं है, यूनिवर्सिटी में कोई भेदभाव होता ही नहीं है। इस तरह के यूनिवर्सिटी का रूप बना रखा है। यूनिवर्सिटी मतलब सब कुछ गुड गुड, कोई गलत नहीं होता। लेकिन जब रोहित वेमुला ने फांसी लगाई, तब पूरी दुनिया की आंख खुली। और सलाम उस माँ को जिसने उसकी माँ सुनीता मैडम ने, मैंने रोहित वेमुला की माँ ने और पायल तड़वी की माँ ने, जब हाई कोर्ट में इसी चीफ जस्टिस के नेतृत्व में, यही ये जो सूर्यकांत जी हैं, इसी व्यक्ति के नेतृत्व में बार बार कमिटी गठित हुई। बार बार ये बताया गया कि गलत हो रहा है, और इसी ने कहा कि आप फैक्ट लेकर आओ। यूजीसी पे दबाव बनाया, तब यूजीसी ने आंकड़े दिए, और आंकड़े ये बताते हैं कि यूनिवर्सिटी में 2025 तक 118% जाति की घटनाएं घटी हैं। ये ना विक्रम के आंकड़े हैं, न इसके थोरट के आंकड़े हैं, यह ना बालचंद्र मुंगेकर के आंकड़े हैं। यह आंकड़े किसके हैं? खुद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के आंकड़े हैं। और ये आंकड़े पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, जिसके अध्यक्ष दिग्विजय सिंह हैं। वो भी छोटी जाति के नहीं, सो कॉल्ड छोटी जाति के नहीं है, वो भी ठाकुर हैं, और वो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अब उसके अंदर कई ब्राह्मण भी रहे हैं। और खुद सूर्यकांत ने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और उस समय वो जस्टिस थे, उन्होंने ही दिया है। तो यह बात क्यों नहीं मानी जा रही है कि यूनिवर्सिटी में ये घटनाएं हो रही हैं? हम तो नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, और आप ही ये बिल लेकर आए। बिल कौन लेकर आया? सरकार लेकर आई, बीजेपी लेकर आई। अब बीजेपी चाहे बाय डिफॉल्ट गलती से लेकर आई, या ओबीसी को अपने पाले में करने को लेकर आई, या जो भी समझकर बिल लेकर आई। और जब बिल लेकर आई, और बिल में हमने आपसे कई बार डिस्कशन किया है कि बिल से बहुत बेनिफिट हमको नहीं है।
या बिल से बहुत बेनिफिट नहीं है, ये सबके भले की बात है। और इसमें एससी एसटी ओबीसी के साथ साथ अपर कास्ट के व्यक्ति भी इस बिल के माध्यम से अगर कोई फॉल्स केस करता है तो केस कर सकता है। लेकिन इन लोगों ने 3 दिन का विरोध में, मात्र 3 दिन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया। अब ये स्टे ऑर्डर क्यों दिया? कानूनी प्रक्रिया के आधार पर इन्होंने 3C का बात किया, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो बिल है, और दूसरा कहा ई का एक मसला, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ किसी। अब आप जब ये खुद कर रहे, ये प्रस्तावना में है हमारे भारत के फंडामेंटल राइट्स का उठा करके इन्होंने रखा था, कोई नई बात नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का या फंडामेंटल राइट्स से उठा करके कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किसको कहते हैं और डिस्क्रिमिनेशन, दोनों ही बातों को रखा कि भेदभाव क्या है और जातिगत भेदभाव क्या है। और इसमें यह भी रखा कि कोई भी व्यक्ति इसमें केस कर सकता है। बस अंतर यह था कि 2012 के रेगुलेशन में स्पष्ट नहीं था। वो इसके थोड़ा कमिटी के आधार पे 28 प्रकार के भेदभाव को चिन्हित किया था और उसी के आधार पे इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफिस बना था, उसी के आधार पे बना था। और जीएसके महिलाओं के लिए जीएसके भी बना, हर तरह के गाइडलाइन बना था। लेकिन उसके गाइडलाइन के पीछे पनिशमेंट नहीं था। वो पनिशमेंट नहीं था जो पनिशमेंट इसमें दिखाया गया था कि नहीं भाई 48 आपको 24 घंटा के अंदर केस रजिस्टर्ड करना है, 24 घंटा का केस रजिस्टर्ड करना है, ये बात थी। इस बात से इनको विरोध हुआ। किस बात से विरोध हुआ? इनको किसी बात से विरोध नहीं, इनको इस बात का दुख तकलीफ था कि ओबीसी को आपने शामिल क्यों किया। क्यों ओबीसी को शामिल कर लिया? क्योंकि इनको लगता था कि हमने तो ओबीसी को अपना एससी एसटी के खिलाफ डंडा के रूप में इस्तेमाल किया, अब ओबीसी एक हो जाएगा तो एकता कैसे हो जाएगी। इस आधार पे इन्होंने एकता भंग करने को लेकर के एक प्रोपोगेंडा बनाया, एक नैरेटिव सेट किया कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और दुखद दुखद बात यह है, मैंने एक काला इतिहास है भारत के जुडिशरी के जजमेंट के इतिहास में कि जस्टिस सूर्यकांत जी ने 3 दिन के अंदर प्रोटेस्ट पे दे दिया। ये पहले से तय था कि इनको जजमेंट देना था, स्टे ऑर्डर देना था। क्यों देना था? इसलिए नहीं देना था, मैं साफ साफ कर रहा हूं, ये इसलिए इन्होंने दिया कि कोई जाति के ब्राह्मण थे और उनको लग रहा था कि ये जो अपर कास्ट के लोग हैं, ओबीसी के लोग इसको मिसयूज करेंगे। एक बार भी लागू भी नहीं हुआ और मिसयूज की बात आ गई। हाइपोथेटिकल सवाल के आधार पे ऐसा होगा तो ऐसा होगा, मेरी गर्लफ्रेंड अगर अपर कास्ट की है, हमारी बात रिजेक्ट कर दी तो क्या होगा? तो क्या गर्लफ्रेंड के खिलाफ हम एससी एसटी ये मुकदमा दर्ज? हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक भी इस तरह का केस नहीं हुए। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या कभी जाति के आधार पे ब्राह्मण ने शिकायत किया यूनिवर्सिटी में? क्या कभी जाति के आधार पे अपर कास्ट के छात्र ने शिकायत किया? क्या वैश्य ने शिकायत किया? कभी शिकायत किया हो? यूनिवर्सिटी जब से बनी है भारत में, क्या कभी अपर ब्राह्मण ने कहा कि हाँ हमारे जाति के आधार पर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ? कभी कहा कि जाति के आधार पर हमको बेनिफिट हुआ? कहीं नहीं कहा, कभी किसी ने नहीं कहा। तो ये बात जस्टिस सूर्यकांत ने कैसे मान लिया कि जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होगा? कभी यूनिवर्सिटी में एक भी एग्जाम्पल हमको कोई बता दे कि जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ? और तो और अभी ये कंचन और सब लोग आए थे। अब हम सबको पता है कि इक्विटी कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा, चेयरपर्सन कौन होगा, वाइस चांसलर हो गए। और आंकड़े बताते हैं कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 5 ओबीसी के वाइस चांसलर हैं, 1 एससी के वाइस चांसलर, 1 एसटी के वाइस चांसलर हैं। अगर ये बात मानी जाए और हम अगर जेएनयू के रिसेंट वाइस चांसलर का एग्जाम्पल लिया जाए तो उन्होंने क्या कहा कि एससी एसटी ओबीसी के लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं। और इस बात पे अभी भी चल रहा है। पूरा यूनिवर्सिटी का जो जेएनयू एसयू था सस्पेंड हो गया है, जेल भी लोग गए। बताइए, अगर वाइस चांसलर ये सोचता है कि ये विक्टिम कार्ड खोलते हैं और ये सत्य है, ये बात हमारे दिमाग में बैठा दी गई है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अरे मैं विक्टिम कार्ड खेलूंगा? तुम मैं चमार हूं? तुम ये मैं कह रहा था, मैं सुअर खाया मैं बता रहा था।
मेरी बेटी बहन के साथ बलात्कार हो रहा है, मैं विक्टिम कार्ड खेल रहा हूँ। मैं गाय चरा रहा हूँ, ये मैं कार्ड खेल रहा हूँ। किसने कहा कि चप्पल पे चमाइन चले सैंडल पे धोबिनी, हाय मोरे रामा बदल गई दुनिया? ये मैं कह रहा हूँ, मैं विक्टिम कार्ड खेल रहा हूँ। किसने कहा कि अहिर बहिर बर बकरी के लाशा, अहिरा पदलस भइल तमाशा? ये मैं कह रहा हूँ। किसने कहा कि कुर्मी गडेरिया धर सारे के तंगड़ी तोड़? ये मैं कहा। किसने कहा ये बात? मैं कर रहा हूं ये बात कि लड़की चमार की राम रजरनिया रानी हमने कहा। किसने कहा कि दिल्ली से आया संदेश, दिल्ली से भेजा संदेश, बाल बनावे कर्पूरी ठाकुर, भैंस चरावे राम नरेश। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री हैं, राम नरेश भी मुख्यमंत्री हैं। तो ये यादव मुख्यमंत्री हैं, तो इनको कहा गया कि भैंस चराए। वो मुख्यमंत्री नाई बिरादरी से तो करे कि एक बाल बनाए। मतलब इतने बड़े पद पे हम हैं और हमको ये कहा जा रहा है कि आप बाल बनाइए, आप भैंस चराइए। ये कौन बताया? किसने मानसिकता हमको दिया कि हम बाल बनाए मुख्यमंत्री होने के बाद? तो इनको तकलीफ किस बात का है? इनको इस बात का तकलीफ है कि अब हम लोग पढ़ाई करने लगे, कलम इनकी बाप की बपौती थी, अब कलम विक्रम के हाथ में आ गई है, तो इनको तकलीफ होने लगी। अच्छा कपड़ा हमारे किस पहनने में नहीं था, इनके धर्मशास्त्र कहते हैं कि हम कपड़ा अच्छा नहीं पहने, अब हम अच्छा कपड़ा पहनने लगे, तो इनको प्रॉब्लम होने लगी है। इनको लग रहा कि अब गाड़ी से ना चले, हम गाड़ी से चलने लगे। तो इनके अधिकार में ये था कि हम लोग हमेशा गाय चराएं, मतलब हम गाय चराएं। और मोहन सिंह के बारे में, ये बीजेपी का मुख्यमंत्री है ना, क्या कहा? मोहन सिंह ने यूजीसी रेगुलेशन के तर्ज पे ही एक एक्ट बनाया और उसको लागू किया। जो यूजीसी रेगुलेशन एक्ट है, सेम एमपी में इन्होंने बनाया और इसको लागू कर दिया। इस बात पे वहां के ब्राह्मण लोगों ने विरोध करना शुरू किया और ये कहा कि मोहन सिंह तुम वापस जाओ, वापस जाके भैंस चराओ, गाय चराओ। आप बताइए, वो मुख्यमंत्री है, उसने यूकीटी सरकार की ही बात थी और उसपे कह दिया कि तुम वापस जाके भैंस चराओ। और तो और, जो कभी मोदी साहब कभी बायोलॉजिकल हुआ करते थे, मोदी साहब कभी उनके एक बिहार जब चुनाव चल रहा था तो एक नॉन व्यक्ति मोदी बायोलॉजिकल। साहब को, हाँ, मोदी साहब को भगवान बना रखा था। और पता नहीं उत्तर प्रदेश में उन्नाव में कहीं पे मंदिर बना रखा था। इस तरह से मोदी साहब की प्रशंसा चल रही थी। झटके में तेली हो गए, ये तेलिया हो गए, हुँ। तेली नहीं हुए। तेली तो इज्जत से बात हो रही, तेलिया हो गई ये। और कहे कि तेली का मुंह देखना पाप है। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये एक झटके में जाति इतनी खतरनाक कि प्रधानमंत्री जो कभी नॉन बायोलॉजिकल हैं, कभी भगवान हैं, कभी क्या क्या हैं, वो तेली हो गए। तो तुमने तो कभी शेर पाला प्रधान, है, हाँ, शेर तुमने, पाला है। हाँ, अब बताइए, ना तो तुमने प्रधानमंत्री को छोड़ा, ना तो तुमने चीफ मिनिस्टर को छोड़ा। और तो और, इनके बड़े बड़े लोग, हमारी एक मैडम है यहाँ पे, जामिया में प्रोफेसर हैं, उसको यहाँ के प्रोग्रेसिव लोगों ने वेश्या तक बोल दिया। अब हुँ। ये राष्ट्रपति को आपने क्या भद्दा भद्दा बोल दिया? क्यों बोल दिया भाई? कि जाति इतने स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट सवाल हो गया और आप कहते हैं कि जाति ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि जाति की सवाल ही नहीं। भारत में तो एक प्रोफेसर हैं, कहते हैं कि कास्ट इज विदरिंग अवे फ्रॉम दिस कंट्री। अरे हाउ कैन यू से कि कास्ट इज विदरिंग अवे फ्रॉम दिस कंट्री, कि का जाति समाप्त हो रही है? हाउ कैन यू क्लेम? कैसे आप इस क्लेम को कर रहे हैं? हर व्यक्ति जाति का नाम लेकर चल रहा है, हर व्यक्ति ये कह रहा है, अपने नाम के आगे चल रहा है। कितना गर्व होता है, फलाने शुक्ला। अभी एक औरत बोल रही थी हम ब्राह्मण में सबसे बड़े हैं, तो कौन थे? तो हम शुक्ला हैं। और आप ये कहने की जाति नहीं है? कैसे सूर्यकांत ने इस बात का जजमेंट दिया? कल आने वाला है। पूरे भारत में यदि आप ये पैमाना तय करते हैं कि भीड़ देख करके आपने तय किया, तो 85% की जनता सड़क पे है आज। पटना में, इलाहाबाद में, दिल्ली में लगातार चल रहा है। तो जजमेंट आप हमारे पक्ष में दो, आप हमारे जजमेंट हमारे बारे में बताओ, क्योंकि हमने हमने भीड़ दिखाई है, तो ये दिखाएंगे नहीं।
तो हर चीज से इनको प्रॉब्लम है। और मैंने अभी अभी देखिए, हम लोगों ने इलाहाबाद में 29 तारीख को, हमारे मित्र हैं, कमलश्री साहब हैं, धीरेन्द्र यादव हैं, तमाम 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 लोग थे। इन तमाम लोगों के सहयोग से हम लोगों ने यहाँ पे कई 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 आंदोलन चलाए। एक 29 तारीख को आंदोलन चलाया जिसपे दिया गया। फिर 21 तारीख को हम लोगों ने आंदोलन किया। फिर 6 फरवरी को यूनिवर्सिटी से बैंक रोड तक हमने आंदोलन किया। 7 फरवरी को पत्थर गिरजाघर पे आंदोलन किया। 7 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। 13 फरवरी को बैंक रोड से फिर पत्थर गिरजा तक बात किया। 17 फरवरी को किया। और 14 ऐसे लगातार घटनाएं गई। 14 मार्च को हम लोगों ने एक राष्ट्रीय कन्वेंशन किया। और 14 मार्च को इस कन्वेंशन में प्रियंका भारती, जो राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो आई थी। कंचना यादव जो राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता है, पर उनको हम इसलिए नहीं बुलाए थे कि प्रवक्ता है, हम इसलिए बुलाए थे कि इस मसले पे वो बहुत मुखर हैं। और दिनेश पाल जो छपरा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनको बुलाया था। गंगा साहेब मीणा जो जेएनयू के प्रोफेसर हैं, उनको बुलाया था। 2 जज, एक संजीव कुमार जज थे, उनको बुलाया था। और एक मनोज जी जज थे, उनको बुलाया था। तो ये लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे जो साथी रहे, धीरेन्द्र यादव हैं, कमल सुसरी हैं, विवेक राणा हैं, कमलेश चौधरी हैं, और तमाम लोगों ने इलाहाबाद के छात्र, बहुत छात्रों ने, अलग अलग मनीष हैं, इसमें भाग लिया। तमाम छात्रों ने भाग लिया और बड़े स्तर पे भाग लिया और ले रहे हैं अलग अलग रूपों में। आज उन लोगों का प्रोग्राम है, वो कर रहे हैं, अभी उनका कन्वेंशन चल रहा है। तो मैं सर ये बताना चाहता हूं कि हम लोग इतना आंदोलन कर रहे हैं, इनको दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? मैं अपनी जी जान नौकरी पे दांव पे लगा करके कर रहा हूं। मैंने यह बात यहाँ पे कही कि हमको भारत में, उत्तर भारत में एंटी पेरियार मॉडल लागू करना है। इस बात से इलाहाबाद के ब्राह्मण समुदाय बहुत हमसे नाराज है। और उन्होंने कहा कि आप इमेच्योर हैं, आपको भाषण देने नहीं आता है, आपको बोलने नहीं आता। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है क्यों नहीं, क्योंकि जितने भी लोग हैं आज तक, वो ये कहते हैं कि एक समुदाय विशेष को लाभ मिल रहा है, एक समुदाय विशेष विरोध कर रहा है। वो मनुवाद का नाम लेते हैं, वो ब्राह्मणवाद का नाम लेते हैं। हमारे लक्ष्मण भाई सीधे कहते हैं कि इशारे में आप समझ जाइएगा। एक प्रोफेसर विटामिन बी का नाम लेते हैं। विटामिन बी क्या है कि बी का मतलब ब्राह्मण, ये ऐसे नाम लेते हैं। तो आप ये बताइए, हमारा समाज सर, साइंस जर्नी भाई, अगर हमारा समाज इतना समझदार होता तो हम हजारों वर्षों से गुलाम होते। हम इशारे में अगर समझ जाते तो हम हजारों वर्षों से गुलाम होते। हमको तो खुल के बात करने की जरूरत है। और हम किसी, जरूरत है। हाँ, हम तो किसी किसी कास्ट विशेष की बात नहीं करें, हम तो सिस्टम की बात करें कि जो ब्राह्मण समाज है उसको क्यों सबसे ज्यादा तकलीफ है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि हमारी बातों से क्षत्रिय को नहीं तकलीफ है, हमारी बातों से वैश्य को नहीं तकलीफ है, ब्राह्मण को क्यों तकलीफ है? इसलिए तकलीफ है कि ब्राह्मण समुदाय सबसे ज्यादा, बाबा साहब क्या कहते हैं कि दे आर द इंटेलेक्चुअल, एंड इफ इंटेलेक्चुअल आर नॉट फॉलोइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन आइडियाज, दे आर द रोग फॉर दिस कंट्री। यदि इंटेलेक्चुअल अपने आइडियाज को फॉलो नहीं करते हैं तो समाज के रोग हैं, रोग हैं। तो यहाँ पे रोग कौन है? ब्राह्मण समुदाय। इस समुदाय ने लगातार शुरू से षड्यंत्र किया, षड्यंत्रकारी रहा और षड्यंत्र के चलते उन्होंने लगातार इस विषय पे प्रॉब्लम जाहिर किया। तो सर मैं ये कहना चाहता हूं कि जाति के आधार पर नंबर दिए जाते हैं, जाति का अत्याचार किया जाते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जाति के आधार पर जब ये अत्याचार करते हैं तब इनको तकलीफ नहीं होती। जाति के आधार पर तुम दलितों से रेप करते हो, जाति के आधार पर तुम दलितों को नंबर कम देते हो, जाति आधार पर उनको तुम चमार गड़ेरिया अहिर पासी कहते हो, तब तकलीफ नहीं होती। सब कुछ जाति के आधार पर करते हो तब तकलीफ नहीं होती। और मैं अगर इस तरह की बातें कहता हूं कि जाति का जब नंबर देते हो, मैं तो कह रहा हूं पूरा खुल करके बहस होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज पे, पूरा खुल करके कापियां चेक होनी चाहिए। कौन व्यक्ति कैसे चेक करता है इसका भी होना चाहिए, कौन व्यक्ति कैसे नंबर दे रहा है इसकी भी जांच होनी चाहिए।
कौन व्यक्ति किस आधार पे किस क्वेश्चन पे नंबर देता है, इस पे जांच होनी चाहिए। पूरी की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, चाहे वो इंटरव्यू का सिलेक्शन हो, चाहे एनएफएस का मामला हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का मसला हो। इस पे एक राष्ट्रीय स्तर पे रिवोल्यूशन होनी चाहिए, क्रांति होनी चाहिए। इस तरह से बातें बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। और क्रांति के लिए मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि पेरियार मॉडल भारत के लिए और फ्रेंच रेवोल्यूशन का उदाहरण हमारे पास है। तमाम साइंटिफिक मॉडल की बात होनी चाहिए, जो 14वीं शताब्दी से शुरू हुआ और 20वीं शताब्दी तक चला। हमारे पास कोपरनिकस की तरह की आइडिया होना चाहिए। वो कोपरनिकस जिसने पहली बार कहा कि धरती पृथ्वी, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। इसकी वजह से उसको भेजा गया, ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया। किसने कहा? ब्रूनो ने कहा कि तुम्हारी क्या चर्च की बात हम नहीं मानेंगे, उसको जिंदा जला दिया गया। अब गैलीलियो को घर से निकालने की जरूरत पड़ गई, भगा दिया गया। ऐसे कितने लोगों को शहादत ने साइंटिफिक टेम्परामेंट को जन्म दिया। तो इस तरह से सेक्रीफाइस करने की जो जरूरत है। हम मैं बार बार कह रहा हूं कि जो ये कहा गया, आप एक बार चांस देकर देखो। आपने ब्राह्मणों को शिक्षा दिया, ब्राह्मणों ने बेड़ा गर्क कर दिया। आप हमारे हाथ में एजुकेशन दो, मैं बताऊंगा कि भारत कैसे विश्व गुरु बनता है, कैसे एजुकेशन में हम चेंज लाते हैं। लेकिन ये एजुकेशन हमको देने को तैयार नहीं है। हम तो एजुकेशन छीन कर लिए, लड़ाई कर लिए। तो ये जो परंपरा इन्होंने डाली है, ये परंपरा बहुत गलत है। और इस पे खुल करके बात होनी चाहिए। जाति के आधार पे कमीशन बनना चाहिए, बल्कि पूरे यूनिवर्सिटी, पूरे कॉलेज में। मैं बता रहा हूं कि यूनिवर्सिटीज की ये दशा है। कॉलेज की सीटें फुल नहीं की गई, बैकलॉग वैकेंसी, हर तरह के जो जातिवाद बात होनी चाहिए। वैकेंसी पूरी नहीं हो रही, ये भी जातिवाद है। आप नंबर कम दे, ये भी जातिवाद है। बैकलॉग वैकेंसी नहीं आ रही, ये भी जातिवाद है। हमको डिग्निटी नहीं दे रहे, ये भी जातिवाद है। हमारे लोगों को प्रमोशन रुका पड़ा हुआ, वो भी जातिवाद है। आप प्रमोशन क्यों नहीं दे रहे हो? हमारे एमएनआईटी में एक प्रोफेसर, उनके प्रमोशन रोक दिया गया है। वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, वो मरने वाले हैं। वो कह रहे थे कि मैं रोहित वेमुला की तरह शहादत करूंगा। ऐसी इलाहाबाद में एमएनआईटी के एक प्रोफेसर हैं, वो मरने वाले हैं। वो कई बार कह चुके मैं फांसी लगा लूंगा, मैं क्या करूं, हमसे कई बार कह दिए। क्या ये जातिवाद नहीं है? क्या डायरेक्टर को ये बात दिखाई नहीं पड़ रहा है? बच्चे फांसी लगा, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है? आप उनके बच्चे जब मरते हैं तो आप ये कहते हैं इसी मंडल कमीशन के दौरान इस गोस्वामी ने आग लगा लिया। तो इस देश की मीडिया ने, अपर कास्ट की मीडिया ने उसको कहा कि ये शहादत दे दिया अपर कास्ट। तो हमारे बच्चे जब मरते तो तुम क्यों कहते हो कि मर गए? उनका शहादत नहीं है क्या? वो शहादत नहीं दे रहे हैं। तुम करो तो शहादत, हम करें तो रासलीला हो गया का उसके शब्दों में। आप बताइए, ये इनकी समस्या नेशनल इमरजेंसी है। ये इनकी जो बात है कि अपर कास्ट का अत्याचार, ये नेशनल इमरजेंसी है। अभिषेक शर्मा कहाँ गए? रवीश कुमार कहाँ गए? क्यों नहीं बात कर रहे हैं? तो इनकी समस्या इनको सब पर लगता है। और आश्चर्य की बात है कि सारे, चाहे कांग्रेस के ब्राह्मण हो, चाहे बीजेपी के ब्राह्मण हो, चाहे सपा के ब्राह्मण हो, चाहे बसपा के ब्राह्मण हो, चाहे कम्युनिस्ट के ब्राह्मण हो, सब ब्राह्मण एक जगह खड़े हो जाते हैं कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, छोटी सी बात करके। इस भाषण का सबसे ज्यादा विरोध ब्राह्मण क्यों कर रहे हैं? जब मैंने दिया कल 14 तारीख को कि एंटी ब्राह्मण मूवमेंट लागू होनी चाहिए, क्यों ब्राह्मण विरोध कर रहे हैं और दूसरी जाति के लोग क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? ये कहा जा रहा है कि विक्रम का बायकाट कीजिए, विक्रम का बायकाट कीजिए। इसलिए बायकाट कीजिए कि विक्रम तुम्हारे षड्यंत्र को पहचान रहे हैं। पेरियार साहब तुम्हारे षड्यंत्र को पहचानते थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तुम्हारे षड्यंत्र को पहचानते थे, ज्योतिराव तुम्हारे षड्यंत्र को पहचानते थे। इसीलिए हमारे महापुरुष तुम्हारे महापुरुष कभी बन नहीं पाए। तुमने अपने महापुरुषों को हमारा महापुरुष बना दिए। हम तुम्हारे महापुरुषों को अपना महापुरुष समझकर पूज रहे हैं, लेकिन तुमने हमारे महापुरुषों को ये कह दिया कि दलित के नेता है। ये दलित का, डॉक्टर अम्बेडकर दलित के नेता है। बद्रीनाथ तिवारी सर यहाँ पे हैं, वो लिखते हैं कांसीराम इज दलित लीडर। दलित कांसीराम साहब दलित लीडर हो गया, महात्मा गांधी जो नेशनल लीडर हो गए। ये जो षड्यंत्र है ना, इसको पकड़ने की जरूरत है। और जाति एक बड़ा मसला है और यूजीसी हमारी बड़ी लड़ाई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी वर्गों से ये अपील करता हूं कि अगर यूजीसी हमारे पक्ष में
नहीं फैसला देती है, तो हम लोग सड़कों पे उतरा जाएगा और पूरे भारत में एक बड़ा आंदोलन करने की तैयार रहना चाहिए। आर पार की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। मेरी अपील, मैं सभी एससी एसटी ओबीसी के लोगों को अपील कर रहा हूं कि 19 तारीख का निगाहें हमारी सुप्रीम कोर्ट पे है। यदि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नहीं देता तो उसके खिलाफ डबल बेंच में जाएंगे और साथ ही सड़क पे आंदोलन किया जाएगा। इसी अपील के साथ आज का मैं ये अपना जो वक्तव्य है उसको मैं समाप्त करता हूँ। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर विक्रम जी। आपने बहुत खूबसूरत जानकारी दी है। आपने अभी का जो परिदृश्य है उसको भी साफ़ किया है और कैसे बच्चों के नंबर काटे जा रहे हैं उसको भी हाइलाइट किया। हालाँकि आपका ये पहले से ही काफ़ी आप ये आंदोलन करते आए हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आप इसी तरह से काम करते रहें, पूरा बहुजन समाज आपके साथ है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। और इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे सुपर स्टिकर आए हैं। जोगिंदर सिंह जी लिखते हैं, जय भीम सर, नमो बुद्धाय। शुक्रिया जी आपको। सचिन निषाद क्या है? सचिन दानंद सिन्हा निषाद लिखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस सेड पोंगो ने न्यायिक चरित्र नहीं है। हाँ, ये बात आती है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था ये, इनमें न्यायिक चरित्र नहीं है। और ये हमेशा से कहते हैं, जो भी इंटेलेक्चुअल है वो इनको अच्छी तरह से प सोचिए एप्स्टीन फाइल तक में चर्चा आती है कि इंडियंस और वो साँप, ऐसे लिखता है एप्स्टीन फाइल में, बताइए। हुँ, पहले किसको मारना चाहिए? और वो बोलता है कि पहले इंडियंस को। इस तरह की बातें एप्स्टीन फाइल से सोचिए, और इसमें इंडियन कौन है? कौन रिप्रेज़ेंट कर रहा है भारत को? यही ब्राह्मणिकल। तो ये इन लोगों ने हालात बना दिया है। और मैं आप लोगों को एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ, 2012 का ये मसला है, जहाँ पे एससी-एसटी बच्चों ने सीधे-सीधे कहा था कि उनके नंबर कम किए जा रहे हैं, उनको फ़ेल किया जा रहा है। ये आप रिपोर्ट देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी छापा है, हिंदुस्तान टाइम्स ने भी, इंडिया टुडे ने भी किया है। 2012 में दिल्ली के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में एससी-एसटी छात्रों के नंबर काटे जाने और उन्हें जानबूझकर फ़ेल करने का एक गंभीर मामला सामने आया था, जिस पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एनसीएससी और दिल्ली उच्च न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया था। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि ये जब घटना आई तो एक मुंगेकर कमेटी एक बैठाई गई। इसको भालचंद्र मुंगेकर की अध्यक्षता में समिति गठन की गई। और रिपोर्ट का निष्कर्ष क्या निकला, तो उसमें पता चला कि एससी-एसटी छात्रों के साथ भेदभाव किया जा रहा था। उनके उत्तर पुस्तिकाओं पे उनके जाति लिख दी गई थी और जानबूझ के कम अंक दिए गए थे। ये देखिए, कोर्ट का फैसला, छात्रों ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। कोर्ट ने छात्रों को कक्षाएं अटेंड करने की अनुमति दी। कॉलेज प्रशासन ने फटकार लगाई। परिणाम, मुंगेकर की सिफारिशों और अदालत के हस्तक्षेप के बाद उन छात्रों के लिए विशेष परीक्षाएं आयोजित की गई, जिसके बाद से अधिकांश छात्र पास हो गए। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि एससी एसटी ओबीसी बच्चे जो हैं उनमें टैलेंट की कमी नहीं है, उनके नंबर काटे जाते हैं। ये सोचिए कि बच्चों ने जब जाके हाई कोर्ट में गया, जांच की गई, तब ये मामला सामने आया। ज़रा सोचिए, जहाँ बच्चे हाई कोर्ट का रुख नहीं कर पाते हैं, साइलेंटली उनके नंबर कैसे काट दिए जाते हैं, किस तरह से बहुजन बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, लगातार ये सारी चीज़ें घट रही हैं। तो इसी के साथ आज हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। बहुत-बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूँ प्रोफ़ेसर विक्रम जी का, जो आज जुड़े हैं, जुड़कर उन्होंने इन तमाम बातों को हाइलाइटेड किया, क्या चीज़ें चल रही हैं समाज में, और इसके साथ ही आज हम इसे एंड करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का अंतिम तक बने रहने के लिए। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके।